दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप हमसे जुड़ चुके हैं सुलभ भारत के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि बीते 17 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के कामकाज पर तंज कसते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे बताया और यह निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार करे। इस पूरे निर्देश को चैलेंज करते हुए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर इस व्यवस्था को कर पाना सरकार के लिए असंभव है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई निर्देश ना दें जिसे लागू कर पाना संभव ना हो। ये तो रही हाई कोर्ट और सरकार के बीच की बात, पर सवाल ये उठता है कि इस भयावह महामारी के पांव पसारने के 1 साल बाद भी अगर सरकारों को गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना असंभव लग रहा है तो फिर सरकार के लिए संभव क्या है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में केवल 60 से 65 हजार लोगों को ही प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 1 मई से हम प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 6.5 लाख वैक्सीनेशन करेंगे। इस आयाम को बीते 20 दिन के बाद भी अभी सरकार प्राप्त नहीं कर पाई है। जबकि टीकाकरण के मामले में महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां महाराष्ट्र में प्रति 10 लाख की आबादी में हर रोज 1.4 लाख लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं गुजरात और राजस्थान में यह आंकड़ा 1.9 लाख का रहा। आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी से युद्ध के लिए आपके पास प्रथम औजार आपके द्वारा बरती जा रही सावधानियां हैं और इस युद्ध में आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वैक्सीन ब्रह्मास्त्र का रूप है। तो अगर आपके आसपास कहीं भी वैक्सीनेशन हो रहा हो तो 45 से उम्र की ज़्यादा के लोग वैक्सीन सेंटर्स पे जाकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और 18 से उम्र की ज़्यादा के लोग रजिस्ट्रेशन करके अपनी बारी का इंतजार करें। अब बात करते हैं नदियों में तैरती लाशों की। आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बीते 10 दिनों में 2 तस्वीरें देखी होंगी। पहली, जिनमें लाशें नदियों में तैरती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी, नदियों के बगल ही बसे मैदानों में दफन शव, जिनके ऊपर से हवा के साथ बालू के कण उड़ चुके हैं और वो छत विसत परिस्थिति में नदियों के किनारे खुले में पड़े हैं। अब ये लाशें प्रधानमंत्री मोदी जी की उन बातों का याद दिलाती हैं जो 2017 और 2019 के चुनावों के दौरान वो किया करते थे। आप खुद सुनिए उनकी वो बातें। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। और इन बातों को किए जाने के ठीक 3 साल बाद देश का आलम यह है कि देश के शमशान घाटों पर लाशों को जलाने जाने की जगह नहीं है। और तमाशे का आलम तो ये है कि लाशों को जलाने की ठेकेदारी की जा रही है और हास्यास्पद ये लगता है कि प्रशासन को खुद शमशान घाटों पर पहुंचकर लाशों को जलाने के दाम तय करने पड़े। शायद आधुनिक भारत में इसे ही अच्छे दिन कहे जाएंगे। जैसे चाहिए वैसे कमाइए। कल मोदी जी हल्का सा रोए भी हैं। अब इस पर देश रिसर्च मांगता है कि वो रोए क्यों हैं। वैसे मोदी जी को ना किसी ने भेजा था, ना किसी ने बुलाया था, उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया था। तो मोदी जी, आप इस समय माँ गंगा के पास जाइए और देखिए कि उनमें बहती लाशें क्या सच में हैं। विपक्ष द्वारा आपको बदनाम करने के लिए गंगा में डमी लाशों को प्रवाहित किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि अब आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि देश के युवा को पत्रकारों के ऊपर विश्वास अब रहा नहीं। खैर, अगर सरकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों में कमियां गिनाई जाती हैं तो उनके द्वारा किए जा रहे बेहतर कामों को भी उजागर करना हमारी जिम्मेवारी है।
जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। आपको बता दें कि जहां देश का हर सीएम अपने वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर आदेश पर आदेश दे रहा है, वहीं योगी जी कोरोना से व्यक्तिगत जंग जीतने के बाद कोरोना को सामूहिक रूप से हराने के लिए मैदान में उतर आए हैं। वो लगातार प्रदेश में कार्य कर रहे एक्टिव कोविड सेंटर्स का दौरा कर रहे हैं और ज़रूरी निर्देश दे रहे हैं, जो ये बताता है कि योगी जी वास्तव में सेवा भाव से प्रदेश की जनता के लिए लगे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने प्रदेश को हर तरीके से सुरक्षित करने के लिए नवीन पटनायक जी भी पूरी तरीके से कार्यरत हैं। अगर बात सरकार की होती है तो बात विपक्ष की भी होनी चाहिए। जिस पद को आज योगी आदित्यनाथ जी धारण किए हुए हैं, कभी इसी पद को धारण करके अपने आप को प्रतिष्ठित करने वाले लोग केवल अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक अकाउंट से शोक संदेश, बधाई का संदेश और सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। खुद कितना जनता के बीच में हैं ये बताने से बच रहे हैं। मायावती जी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब वो फिर से सत्ता में आएंगी तो इस प्रदेश में फिर से प्राइवेट टेक्निकल संस्थानों की क्रांति आएगी। पर इस बात को आप याद रखिएगा, उन संस्थानों के पास हर प्रकार की मान्यता होगी। अगर कुछ नहीं होगा तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बंगाल, ममता दीदी के पास। तो आपको बता दें कि ममता दीदी अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ममता दीदी ने बंगाल चुनाव के दौरान कहा था कि अगर वो नंदीग्राम हारी तो वो चुनावी राजनीति छोड़ देंगी। खैर, अब इसके बाद हम चलते हैं बिहार और बात करते हैं अपने आप को हर तरीके से शोषित, वंचित, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब साबित करने की हर चेष्टा करने वाले श्रीमान कन्हैया कुमार के बारे में। साहब बिहार चुनाव के बाद से ही लापता हैं। अगर आपको कहीं दिखें तो सूचित जरूर करिएगा। वैसे आपको लग रहा होगा कि देश के विपक्ष की बात हो रही है और कभी देश के मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी की बात ना हो। तो कांग्रेस पार्टी की बात अगर हम आपको बताएं तो मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी अपने सारे कामकाज को अपने आईटी सेल और अपने प्रवक्ताओं के कंधे पर छोड़ करके खुद इस बारे में मध्यस्थता कर रही है कि आपके पहले अध्यक्ष हम होंगे या हमारे बाद अध्यक्ष आप होंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और पसंद आया हो तो शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।